तो नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर का जो बीए छठवें सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ था पॉलिटिकल साइंस का, जिसका कोड है POL 307। पेपर का नाम है इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो हम देखेंगे इसका आज आंसर की, सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से आंसर की देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। दिया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के मूल मूल्य क्या हैं। दिया है ए राष्ट्रीय सुरक्षा, राज्य का अस्तित्व, राज्य की संप्रभुता या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय सुरक्षा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया था कि यथार्थवादी परंपरा किसके माध्यम से शक्ति एवं सुरक्षा हासिल पर केंद्रित है। ए है नागरिक, राजनीतिज्ञ, सी है व्यापारी और डी है सैन्य। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सैन्य, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि किसके प्रभाव में नव यथार्थवाद विकसित हुआ। ए है केनेथ वाल्ट्ज और बी है आमंड और सी है गांधी और डी है अरस्तु। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा केनेथ वाल्ट्ज, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कौन सा सिद्धांत मुख्य रूप से यूरोपीय एकीकरण के कारण उत्पन्न हुआ। रचनावाद, प्रकार्यवाद, मार्क्सवाद या फिर यथार्थवाद। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकार्यवाद, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देने में विचारों की भूमिका से संबंधित है। यथार्थवाद, रचनावाद, मार्क्सवाद और उदारवाद। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्क्सवाद। अगला प्रश्न पूछा था कि कैदियों की दुविधा सिद्धांत किस प्रक्रिया यानी कि प्रिजनर्स डिलेमा को बढ़ावा देता है। हथियारों की दौड़, शस्त्र नियंत्रण, निशस्त्रीकरण और शांति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हथियारों की दौड़, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि 7वें नंबर पे शक्ति संतुलन के सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। युद्ध, संतुलन की स्थिति, संतुलन की स्थिति, देखिए असंतुलन की स्थिति और संतुलन की स्थिति, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा संतुलन की स्थिति, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दिया कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं माना जाता। नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और प्राकृतिक संसाधन और डी है दलीय व्यवस्था। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए ऑप्शन जो डी है ये राष्ट्रीय शक्ति का तत्व नहीं होता है, बाकी नेतृत्व, राष्ट्रीय चरित्र और प्राकृतिक संसाधन ये सब राष्ट्रीय शक्ति के तत्व माने जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, उसको छोटा कर लिया जरा। पूछा था कि यथार्थवाद के अनुसार मनुष्य होता है संकीर्ण होता है, स्वार्थी होता है या फिर नैतिक रूप से प्रज्वलित होता है या शक्ति के लिए प्राकृतिक वृत्ति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए ये चारों सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए 10वें नंबर का जो प्रश्न है वो पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर कब अस्तित्व में आया। 24 सितंबर 1945 या फिर 15 अगस्त 1945। देखिए 24 अक्टूबर 1945 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न पूछा था कि कौन संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा महासचिव। महासचिव जो होता है ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है महासचिव, सेक्रेटरिएट इसको बोला जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, इसको छोटा कर लिया जा रहा है। देखो यहाँ पे लिखा कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है।
सूची 1 है और सूची 2 है। देखिए विश्व बैंक दिया है, विश्व व्यापार संगठन दिया है, रासायनिक हथियार निषेध संगठन दिया है, परमाणु उपसार संधि दिया, और उसके कब ये सन में आया था। ठीक है, देखिए ये विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुआ था। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन 1995 में हुआ था। और जो 1945 में विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, यानी अगर इसको मिलान किया जाए तो ऐसे हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन, ये ऑप्शन पहला हो जाएगा। विश्व बैंक ऑप्शन 1 हो जाएगा 1945, और विश्व व्यापार संगठन 1995 दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। और रासायनिक हथियार निषेध संगठन ये हो जाएगा 1997। और देखिए परमाणु उपसार संधि 1970 में अस्तित्व में आया, 1968 में बना था और 1970 में ये काम करना स्टार्ट किया, यानी कि लागू कर दिया गया। इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे 51, ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दिया है, पूछा कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण निम्नलिखित में से किस साम्राज्य का विघटन हुआ? ब्रिटेन का, पुर्तगाल का, रूस का और फ्रांस का। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रूस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। रूस का क्या हो गया? विघटन हो गया। अगला है, पूछा कि शीत युद्ध के बाद पूंजीवाद का वैश्विक प्रसार का प्रभाव क्या हुआ? अधिकतम समानता, अधिक न्याय, पूंजी का अधिक ध्रुवीकरण और अधिक अन्याय। तो इसका जो सही हो जाएगा पूंजी का अधिक ध्रुवीकरण, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि कौन सा संगठन अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया? सीटो, सेंटो, नाटो और वारसा संधि। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए कौन सा संगठन 1949 में जो संगठन बना था वो है ऑप्शन सी नाटो। नेक्स्ट है, वारसा संधि का किसने नेतृत्व किया? वारसा जो संधि हुई थी उसका किसने नेतृत्व किया? जापान, ब्रिटेन, चीन और सोवियत संघ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा सोवियत संघ, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक सैनिक संगठन है वारसा पैक्ट, इसको बोला जाता है वारसा संधि या वारसा पैक्ट बोला जाता है। एक सैन्य संगठन है, इसी के विपरीत में नाटो का स्थापना किया गया था अमेरिका के द्वारा। ये भी सैन्य संगठन है और ये भी सैन्य संगठन है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा था कि दोनों ध्रुवों को झटकों के बाद शीत युद्ध किसके दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा? ये प्रश्न देखते हैं, दोनों ध्रुवों को झटकों के बाद शीत युद्ध किसके दौरान अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया? अंतरिक्ष की दौड़, ICBM और बे ऑफ पिक्स ऑफ आक्रमण और क्यूबा मिसाइल संकट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्यूबा मिसाइल संकट, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्यूबा मिसाइल संकट, अमेरिका के ठीक नीचे क्यूबा है, इसको अमेरिका ने नाकेबंदी कर दिया था जब यहाँ पे USSR का हस्तक्षेप बढ़ा था। तो नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा था कि किस राजनयिक ने नियंत्रण की नीति का प्रस्ताव रखा था? स्टालिन, ट्रूमैन, केनान और मार्शल। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ट्रूमैन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न पूछा था कि ये बड़ा है, इसको छोटा करना पड़ेगा। दिया है ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना किस तरह के समान थे? दिया ए समतावादी राज्यों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए स्वीकार्य कारण प्रदान किया और सोवियत प्रभाव को नियंत्रित करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान की और अमेरिका को युद्ध के पहले वाली अलगाववादी नीतियों की तरफ लौटना। लैटिन अमेरिका के US के व्यापार हितों को विस्तार पर ध्यान केंद्रित। देखिए ये जो है ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल योजना किस तरह से समान थे? तो ये दोनों जो समान थे वो थे, देखिए सोवियत प्रभाव, ये ऑप्शन जो बी है, सोवियत प्रभाव को नियंत्रित करते हुए आर्थिक सहायता प्रदान करना। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 19 का क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न पूछा था कि अभी बड़ा है, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्साय की संधि की शर्त नहीं थी जिसे जर्मनी ने जून 1919 में हस्ताक्षर किया था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो वर्साय की संधि हुई थी जिसमें जर्मनी के ऊपर तमाम
तो समर्पण करके क्षतिपूर्ति थोपा गया था। उसमें जो जून में उन्होंने जर्मनी ने हस्ताक्षर किया और सारे शर्तों को माना और उसको पूर्ति करने लगा। तो उसमें क्या है, वर्साई की संधि में शर्त नहीं था। तो जर्मनी युद्ध के दौरान क्षति के लिए 30% बिलियन का डॉलर भुगतान करेगा। देखिए ये नहीं है, ये तो था, ये है, ये बिल्कुल है। और दूसरा है बी है कि जर्मनी युद्ध का दोष संपूर्णता में लेगा, ये भी है। जर्मनी को अफ्रीका, चीन और साउथ अमेरिका समुद्र में अपने उपनिवेशों को रखने का अवसर मिलेगा। देखिए ये नहीं है, उपनिवेश नहीं रख सकता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी को अफ्रीका, चीन और साउथ समुद्र में अपने उपनिवेशों को रखने का अवसर मिलेगा, ये गलत है। कोई उपनिवेश इसका रखने का इजाज़त नहीं थी, ये गलत हो जाएगा। तो ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जर्मनी का ये जो शर्त था ये नहीं था। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा था कि अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन एक प्रमुख राजनेता थे जिन्होंने पेरिस शांति सम्मेलन पर वर्चस्व स्थापित किया। सही है, गलत है, या न गलत है, सही है और स्पष्ट है। देखिए ये सही है, वर्चस्व स्थापित किया था लेकिन इनका कुछ चला नहीं था। वर्साई की संधि, पेरिस शांति सम्मेलन में इनकी ज़्यादा भूमिका थी लेकिन वर्साई की संधि में इनकी कुछ नहीं चली। पेरिस शांति सम्मेलन पे इनका वर्चस्व स्थापित था, ये सही है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन के 14 बिंदुओं में शामिल नहीं है? राष्ट्रसंघ, शांति एवं युद्ध में समुद्र की स्वतंत्रता, जातीय निर्भरता और वह बंद यानी कि गोपनीय यानी कि कूटनीति। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोपनीय कूटनीति। ये शामिल नहीं है, बाकी सब विल्सन के सिद्धांत में शामिल है। अगला है, दिया है कि अमेरिका के सीनेट ने निम्नलिखित कारणों में से किसको छोड़कर विल्सन की वर्साई संधि को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? ए है, सीनेट में रिपब्लिक बहुमत में थे और वे डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति को राजनीतिक रूप से जीतने नहीं देना चाहते थे। फिर दिया कि सीनेटरों को डर था कि राष्ट्रसंघ अमेरिका विदेश नीति निर्धारित करेगा। फिर अगला सी है, सीनेटरों को लगता था कि लैटिन अमेरिका यूएस की सुरक्षा के लिए यूरोप से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और डी है, सीनेटर चाहते थे कि राजनयिक रणनीतियाँ अमेरिकी आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित करें। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सीनेटर चाहते थे कि राजनयिक रणनीतियाँ अमेरिकी आर्थिक नीति पर ध्यान केंद्रित करें। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 23 का 24 का जो प्रश्न पूछा गया था वो है कि निम्नलिखित में से किस संगठन को युद्ध का बच्चा कहा जाता है? राष्ट्रसंघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रसंघ। इसे लीग ऑफ नेशन बोला जाता है, इसे युद्ध का शिशु बोला जाता है या फिर द्वितीय विश्व युद्ध का शिशु बोला जाता है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दिया है, पूछा था कि 26 जनवरी 1945 को किस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया गया? लंदन सम्मेलन, टोक्यो सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन और पेरिस शांति सम्मेलन? तो ये बहुत ही आसान है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र चार्टर को अपनाया गया और सभी देश उस पर हस्ताक्षर किए थे जितने उस समय सम्मेलन में थे। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा था कि किस देश ने परमाणु प्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए? देखिए रूस ये बिल्कुल किया है, भारत इस पर नहीं किया है। कई बार बताया भी गया है कि परमाणु अप्रसार संधि पर भारत हस्ताक्षर नहीं किया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न था कि उदारवादी शक्ति संतुलन की राजनीति को कैसे देखते हैं? जो उदारवादी हैं वो शक्ति संतुलन की राजनीति को कैसे देखते हैं? ये है राष्ट्रीय शक्ति निर्माण सूत्र। फिर है बिल्कुल नहीं, ये बी है देशों की स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए आधिपत्य विरोधी गठबंधन निर्माण का सूत्र। ये सही हो जाएगा। देखिए आवश्यकता सूत्र को राज्यों को कम करना ये भी गलत हो जाएगा। संसाधनों को बर्बाद करने तथा संघर्ष जारी रखने के लिए कभी खत्म होने वाला सूत्र। देखिए इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न पूछा था संसाधनों का वह योग जो राज्य को अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, भले ही वे अन्य अंतर्राष्ट्रीय एक्टर्स के लक्ष्य के साथ संघर्ष करते हैं, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय क्षमता, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय शक्ति।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शक्ति को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जाता? शक्ति गतिशील, शक्ति वस्तुनिष्ठ, शक्ति सापेक्षित और शक्ति निश्चित। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा शक्ति निश्चित, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि यथार्थवादी शक्ति को किस प्रकार चित्रित करते हैं? जो यथार्थवादी होते हैं वो शक्ति को किस प्रकार चित्रित करते हैं? जीरो सम गेम यानी कि शून्य संचय खेल, बी है नॉन जीरो सम गेम यानी कि गैर शून्य संचय खेल, और सी है पॉजिटिव सम गेम यानी कि सकारात्मक योग खेल, और डी है अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में महत्वहीन। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन जीरो सम गेम, नॉन जीरो सम गेम यानी कि एक पर अगर प्रभाव डाला तो दूसरे को कोई प्रभाव नहीं होता है। नेक्स्ट है एटम्स, दिया है एटम्स फॉर पीस। एटम फॉर पीस से क्या तात्पर्य है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना चाहता है। नहीं है, IAEA का नारा है, बिल्कुल नहीं। आइजनहावर के उस भाषण का शीर्षक है जिसमें IAEA को विकसित किया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। 31 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, देखिए पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा निःशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? यहाँ पे ध्यान दीजिए, नहीं है। देखिए साल्ट है, NPT है, CTBT है और नाटो। देखिए ये सारे के सारे चाहिए हो, NPT हो, CTBT हो, सब निःशस्त्रीकरण से संबंधित है, लेकिन ये नाटो जो है ये निःशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है, बल्कि एक सैन्य संगठन है, ठीक है ना। ये शस्त्र रखते हैं लोग युद्ध करने के लिए, ये युद्ध करने का एक संगठन है, सैन्य संगठन है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 क्या हो जाएगा? डी। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उदारवादी दृष्टिकोण के प्रतिपादक कौन थे? मार्टिन कपलान, EH कार, HJ मर्गेनथाउ और KK हॉल्ट्स्की। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा KJ हॉल्ट्स्की, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि दिया कि किसने यह तर्क दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से दूर हमारी निर्मित दुनिया है? यथार्थवादी, नारीवादी, आदर्शवादी, रचनावादी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रचनावादी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो सबको पता है 10 अस्थायी सदस्य, यानी कि 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य। कुल टोटल कितने हैं? 15 सदस्यों की संख्या होती है। तो 10 कितने हैं और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितना है? तो 10 है। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा था 36 नंबर पे कि संयुक्त राष्ट्र का कौन सा अंग सभी सदस्य राज्यों से बना हुआ है? देखिए सुरक्षा परिषद, इसमें 15 ही सदस्य अंग हैं। महासभा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 का क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन ए, क्योंकि महासभा में 193 सदस्य हैं, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा महासभा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि महासभा में सारे सदस्य सम्मिलित होते हैं। सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी सदस्य होते हैं वो महासभा के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है दिया कि अमेरिका ने किस वर्ष एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अलग हुआ? ए है 1991 में सोवियत पतन के बाद, बी है 2000 में आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध, और सी है 1948 के बाद, और डी है 1979 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2000 में आतंकवाद के विरुद्ध जो अमेरिका ने जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि से अलग हुआ था 2000 में आतंकवाद के विरुद्ध। नेक्स्ट है अगला प्रश्न है पूछा था कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सिस्टम थ्योरी यानी कि व्यवस्था सिद्धांत की शुरुआत किसने की? लासवेल, कापलान, कोलिन चेरी और मार्क्स। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कापलान, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोपेगेंडा, अगला प्रश्न है प्रोपेगेंडा यानी कि प्रचार किसका साधन है? राष्ट्रीय शक्ति का, राष्ट्रीय हित का, सामूहिक सुरक्षा का या शक्ति संतुलन का? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय हित का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला प्रश्न पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति प्रस्ताव के लिए एकता के प्रस्ताव को अपनाया था कब? 1950 में, 1967 में, 1951 में, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1950 में, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ प्रारंभ हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध कहाँ प्रारंभ हुआ? यूरोप में, यूएसए में यानी कि अमेरिका में, अफ्रीका में और एशिया में। तो सबको पता है यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूछा था कि द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ था सितंबर 1939 में, सितंबर 1940 में, जून में, देखिए जून में नहीं हुआ, सितंबर हुआ था तो 1939 में हुआ था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 से क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न है पूछा था परमाणु बम, पहला परमाणु बम किस शहर में गिराया गया? तो हिरोशिमा, नागासाकी, रोम, लंदन। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिरोशिमा में पहली बार बम गिराया गया था। हिरोशिमा कहाँ है? तो जापान में है। 6 अगस्त 1945 को इस पे बम गिराया गया था। 6 अगस्त 1945। अगला प्रश्न है पूछा था रिचर्ड स्नाइडर संबंधित हैं किससे है? यथार्थवाद से, आदर्शवाद से, व्यवस्था सिद्धांत से या निर्णय निर्माण सिद्धांत से। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निर्णय निर्माण सिद्धांत से। रिचर्ड स्नाइडर किससे संबंधित है? तो निर्णय निर्माण सिद्धांत से। अगला प्रश्न पूछा था पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक के लेखक हैं कौन है? मार्गेनथाउ, रिचर्ड स्नाइडर, थॉमसन और विल्सन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मार्गेनथाउ। पॉलिटिक्स एमंग नेशन किसका ग्रंथ है? तो मार्गेनथाउ का, मार्गेनथाउ। ये सबको पता हो रहा था, बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दिया कि मार्गेनथाउ ने यथार्थवाद के कितने सिद्धांतों का उल्लेख किया है? ये है 4, 6, 3 या फिर 5। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी 6। ऑप्शन बी 6 इसका हो जाएगा। मार्गेनथाउ ने 6 यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है पूछा था कि द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर पुस्तक के लेखक कौन है? न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न, स्नाइडर, मार्टिन कापलान या रिचर्ड कोहेन। तो ऑप्शन 47 जो प्रश्न 47 है इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था किसने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शेष राजनीति की तरह सख्त के लिए संघर्ष है? कार्ल बेकर, विल्सन, हार्टमैन या फिर मार्गेनथो। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा मार्गेनथाउ ही इसको कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था कि मार्टिन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के कितने मॉडल बताए हैं? ए है 2, 4, 6 या फिर 8। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6। मार्टिन कापलान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 मॉडल बतलाए हैं। और इस प्रश्न पत्र का ये आखिरी प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व निम्न 2 गुटों में बट गया। यूएसए और यूके बिल्कुल नहीं, यूएसएसआर और चीन बिल्कुल नहीं, जापान और कोरिया बिल्कुल नहीं। तो यूएसए और यूएसएसआर ये सही उत्तर हो जाएगा। यूएसए का मतलब है अमेरिका और पूर्व सोवियत संघ का आधुनिक नाम क्या है? रूस। 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन हो गया तो जो उत्तराधिकारी जो बनकर गया है वो उसका नाम है रूस यानी कि रसिया। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, आज का जो पेपर हुआ था अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, इसमें हम लोग 50 प्रश्न जो पूछे थे सारे प्रश्नों को हम लोगों ने इसको देखा, हल किया और सभी लोग अपना अपना उत्तर मिला लेंगे। किसका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप लोग शर्मा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, तो चाहे जितना भी सही हो 20 हो, 25 हो, 30 हो, कितना हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को अपने मित्रों के पास शेयर करें ताकि उन लोगों तक भी आंसर की पहुँच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में अगले वीडियो में, और अगले पेपर के लिए आप लोग को बहुत शुभकामनाएं।